Hello students, so in the previous lecture we did talk about the molecular structure of the DNA and today we would be doing the detailing of the structure. ठीक है, तो फिर से एक बार मैं थोड़ा previous lecture का एक बार recall कर लेता हूँ, कोई confusion तो नहीं है. So first जो चीज़ का formation किया जाता है that is nucleoside. Okay, and nucleoside is formed by a pentose sugar and a nitrogen base. ठीक है, so this is going to be like a pentose sugar and a nitrogen base. If nucleotide बनाना है, so nucleotide बनाने के लिए what I need is I need a pentose sugar. ये दोनों चीजें तो चाहिए ही. Along with this, I need a phosphate group. ठीक है, so this is going to be a nitrogen base of phosphoric pentose sugar and the phosphoric acid. ठीक है, so nucleoside में ये दोनों चीजें होगी, न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों चीजें होगी. ठीक है, समझ में आया? नाउ अगर मैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करूंगा many nucleotides, so that would result in the formation of a polynucleotide. That leads to the formation of a polynucleotide. ठीक है, सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर अपन बात कर रहे थे तो मैं यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का भी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ. यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, सो आई विल रब दिस एंड आई विल ड्रॉ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड. सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाज, ये हो गया पेंटोज शुगर, ये आ गया नाइट्रोजन बेस और यहां पे आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, इसके नीचे अपन दूसरा बना देते हैं. ठीक है, सो दिस इज द नाइट्रोजन बेस. प्यूरिन पिरिमिडिन्स की बात हुई थी. दिस इज पेंटोज शुगर, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड. और जो बॉन्डिंग है, this is first, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon. First carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, आपको पता होना चाहिए. क्लियर है? नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड टू द फर्स्ट कार्बन, ओके, एंड द फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच्ड टू द फिफ्थ कार्बन, एंड दिस फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच्ड टू द थर्ड कार्बन. तो ये यहाँ से थर्ड कार्बन के साथ अटैच होता है. किसके साथ अटैच होता है? थर्ड कार्बन के साथ. तो इस तरीके से काफी सारे स्ट्रक्चर्स, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं. काफी सारे न्यूक्लियोटाइड एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे. उसको ऑल टुगेदर क्या कहा जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कहा जाएगा. ऑल टुगेदर उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कहा जाएगा. ठीक है, दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो बॉन्डिंग देख लेते हैं कौन से बॉन्ड्स है. सो दिस बॉन्ड हियर इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. यहां पे जो बॉन्ड था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, और यहां पे जो बॉन्ड बनता था दोनों जगह पे, दिस वॉज फॉस्फोडाइस्टर. ये कल मैं बात कर चुका हूं. फॉस्फोडाइस्टर, खाली मैं रिवीजन ले रहा हूं फटाफट. ओके, और ये जो स्ट्रैंड है, इसके साथ में एक और स्ट्रैंड होती है. वो स्ट्रैंड जो होती है वो इन्वर्टेड होती है. मतलब अगर यहां पे नाइट्रोजन बेस है तो यहां पे भी नाइट्रोजन बेस है, और वो स्ट्रैंड पूरी इन्वर्टेड जाती है, उल्टी डायरेक्शन में जा रही होती है. यहां पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा.
ठीक है। इनके बीच में अगर यहां पे मैं लेता हूं एडेनिन तो यहां पे थायमिन आएगा। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लेता हूँ गुआनिन तो यहाँ पे साइटोसिन आएगा, और यहाँ पे थायमिन लेता हूँ तो यहाँ पे एडेनिन आएगा। और ये दोनों के बीच में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ पे 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और यहाँ पे 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ठीक है, कार्बन काउंट कर लेते हैं तो दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिकॉज उल्टा जा रहा है स्ट्रक्चर, उल्टी स्ट्रैंड है। एंड दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बॉन्डिंग ये फॉस्फेट ग्रुप की 3rd कार्बन से होती है। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। डन। सो वन स्ट्रैंड इज गोइंग अपवर्ड्स, one is going upwards, another is coming downwards. ठीक है, so this is known as they are anti-parallel to each other. एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप बोलोगे they are anti-parallel to each other. और ये पूरा क्या है, this is a polynucleotide. Here this is one polynucleotide, this is another polynucleotide. अगर डायरेक्शन की मैं बात करता हूं तो अगर आप यहां पे देखो, so this is 5 3 5 3, तो अगर मैं डायरेक्शन देखूं so this is 5' to 3'. कहां जा रहा है, 5' to 3', ऊपर की तरफ। ओके, क्योंकि 3 इसका कहां पे होगा, ये रहा 3, ये रहा 5। ठीक है, अगर यहां पे मैं देख रहा हूं सो 5 यहां पे और 3 यहां पे, 5 यहां पे 3 यहां पे, तो इसकी जो डायरेक्शन देखिए दैट इज गोइंग टू बी 5' 3'. डैश इज प्राइम हियर, डैश रिप्रेजेंट्स द कार्बन लोकेटेड ऑन द शुगर। ठीक है, बिकॉज कार्बन इज ऑल्सो अलॉन्ग विद द नाइट्रोजन बेस, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, वाले कार्बन को डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम द कार्बन ऑन द शुगर वी यूज द टर्म डैश, या फिर वी यूज इट प्राइम। सो ये जो है दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सो दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये दोनों का अगर मैं कंसिडर करूं सो ये दोनों नाइट्रोजन बेस है, दोनों को अगर कंसिडर करते हैं सो दिस आर नोन एज बेस पेयर्स, दिस आर टर्म्ड एज बेस पेयर्स। दिस इज बेस पेयर, यहां पे 3 बेस पेयर्स और नाइट्रोजन बेसिस कितने, 6 है। नाइट्रोजन बेसिस 1 2 3 4 5 6 है, और बेस पेयर्स कितने हैं, तो बेस पेयर्स 3 है। नाइट्रोजन बेसिस में आपने प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स देखा था, तो अगर प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की बात करते हैं तो प्यूरिन्स की साइज पिरिमिडिन्स के कंपैरेटिवली बड़ी होती है। प्यूरिन्स की साइज पिरिमिडिन के कंपैरेटिवली क्या होती है, बड़ी होती है, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, तो अभी और इसकी फर्दर डिटेलिंग करते हैं। सो वॉटसन एंड क्रिक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द helix structure of DNA. Three-dimensional helix structure of DNA was given by Watson and Crick. Three-dimensional double helix structure of DNA was given by Watson and Crick in the year 1953. In the year 1953. ठीक है, तो जो 3 डायमेंशनल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है which was given by Watson and Crick, it is based on the work of different scientists. मतलब इन लोगों ने क्या किया, जो दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया था उनके काम को यूटिलाइज करके स्ट्रक्चर को डिजाइन किया। तो कौन से साइंटिस्ट के वर्क के ऊपर बेस्ड है? सो इट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ चारगॉफ and Franklin and Wilkins. ठीक है, ये बात दिमाग में आपके रहनी चाहिए कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया था वॉटसन एंड क्रिक ने, दैट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ चारगॉफ एंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको देख लेते पहले किस तरीके से वो है। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इट गोज लाइक दिस।
ये स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर which was given by वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, सो जो वर्क चारगॉफ ने किया था उसकी बात कर लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। चारगॉफ ने जो केमिकल एनालिसिस किया था, उस एनालिसिस के हिसाब से ओके, चारगॉफ के केमिकल एनालिसिस के हिसाब से आर्जिनिन का जो प्रपोर्शन है दैट इज गोइंग टू इक्वल टू टी, और जो गुआनिन है उसका जो प्रपोर्शन है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सी। आर्जिनिन एंड गुआनिन आपको पता होना चाहिए ये क्या है, दोनों प्यूरिन्स है, एंड थाइमीन एंड साइटोसिन दिस आर बोथ दी pyrimidines। ठीक है, सो आई कैन ऑल्सो पुट इट एज A प्लस G एंड T प्लस C। A प्लस G और T प्लस C का अगर मैं रेशियो निकालता हूं, A प्लस G और T प्लस C का रेशियो निकालता हूं, तो इट इज सपोज टू बी 1। इट इज सपोज टू बी 1। अगर मैं मोलार कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं, molar concentration of purine is equal to that of pyrimidine। molar concentration of purine is equal to, देखो ये दोनों क्या है, this both are purine, this is pyrimidine, तो मैं लिखूंगा molar concentration of purine is equal to pyrimidine। ठीक है, ये पॉइंट भी मैं लिख सकता हूं। एक और पॉइंट मैं ये लिख सकता हूं कि द मोलार कंसेंट्रेशन ऑफ पेंटोज शुगर इज ऑल्सो इक्वल टू द फॉस्फेट ग्रुप, टू द फॉस्फोरिक एसिड, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सब जो चीजें रहेगी तो फिक्स रहने वाली है यार। जो मोलार कंसेंट्रेशन है प्यूरिन एंड pyrimidines का सेम रहेगा, मोलार कंसेंट्रेशन ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine सेम रहेगा, मोलार कंसेंट्रेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड सेम रहेगा। ओके, A प्लस G और T प्लस C का अगर आप रेशियो निकालोगे तो इट इज सपोज टू बी C, इट इज सपोज टू, आई एम सॉरी, इट इज सपोज टू बी 1। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूं A प्लस T, अगर A और T की मैं बात करता हूं और G प्लस C की अगर मैं बात करता हूं, सो इसका जो रेशियो होता है इट डिफर्स फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। ओके, इट इज फिक्स्ड फॉर अ सिंगल स्पीसीज बट डिफर्स फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। तो यहां पे लिख देते हैं अपन, इफ आई टॉक अबाउट A प्लस T एंड G प्लस C के रेशियो की अगर मैं बात करता हूं, सो इट इज fixed for single species, it is fixed for single species, इसका रेशियो A प्लस T एंड G प्लस C का रेशियो, बट differs from species to species। जैसे कि ह्यूमन्स है, तो जितने भी ह्यूमन्स है उनमें A प्लस T एंड G प्लस C का जो रेशियो आएगा दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। ठीक है, अगर मैं कोई बैक्टीरिया की बात करता हूं तो उसमें रेशियो चेंज हो जाएगा, अगर मैं कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं तो उसमें भी रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है,
So is it clear? So A equals to T and G equals to C. ठीक है, that is going to be fixed. So A plus G का रेशियो अगर निकालते हैं T plus C का, तो this is going to be 1. But आप जब A plus T and G plus C का रेशियो निकालते हो, so this ratio differs from species to species, but it is fixed for single species. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूं. ह्यूमंस की अगर बात करते हैं A प्लस टी एंड G प्लस C के रेशियो की, सो दैट इज 1.55. ह्यूमंस में ये जो रेशियो है दिस इज 1.55. अगर यही चीज मैं बैक्टीरिया में लेता हूं, ई कोलाई में लेता हूं, सो ई कोलाई का जो रेशियो आता है दैट इज 0.9. मतलब जितने भी ई कोलाई हो गए उन सब के पास A प्लस टी बाई जी प्लस सी का जो रेशियो होगा दैट इज 0.93. एंड जितने भी ह्यूमंस है उनके पास A प्लस टी एंड जी प्लस सी का जो रेशियो होगा दैट इज गोइंग टू बी 1.55. ठीक है, सो जैसे मैंने बोला इट इज फिक्स फॉर सिंगल स्पीसीज. इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है, बट डिफर्स फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. इसका 1.55 है, इसका 0.93. ठीक है, सो दिस वाज गिवन बाय चार्गोफ. अभी फ्रैंकलिन और विल्किंस की अगर बात करते हैं, सो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस की बात करें, so what they used X-ray diffraction. They used X-ray diffraction technique. Used X-ray diffraction technique. And they came up with the conclusion that DNA is a helix structure. And each helix की जो साइज अगर आप देखो, ईच हेलिक्स की अगर आप साइज देखो, वी हैव अनदर टर्म फॉर इट एज वेल, पिच. क्या कहा जाता है? पिच. सो ईच हेलिक्स की अगर आप साइज देखो तो साइज इज, लेंथ इज 3.4 नैनोमीटर्स. लेंथ इज 3.4 नैनोमीटर्स एंड width is 2 nanometers. That is 20 angstrom. ठीक है, each helix की जो अगर आप लेंथ देखते हो that is 3.4 nanometers and width अगर आप देखो so that is 2 nanometers. and each helix या फिर टर्न आप बोल सकते हो, consist of 10 nitrogen base pairs. It consists of 10 nitrogen base pairs. ठीक है, I'll draw it again. So Franklin and Wilkins ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक की मदद से ये पता लगाया कि डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर है. ओके, दे डिडंट गिव अप द स्ट्रक्चर दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, उनने खाली बोला था कि यार हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर है, और उन्होंने ये बताया कि जो हेलिक्स या फिर पिच है उसकी अगर लेंथ आप देखो दैट इज 3.4 नैनोमीटर्स, और विद अगर देखते हैं उस हेलिक्स की सो दैट इज 20 नैनोमीटर्स या फिर आप 20 आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकते हो. और जो पूरा टर्न होता है एक, सो दैट कंसिस्ट ऑफ 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स. इट कंसिस्ट ऑफ 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स इज जैसे AT, GC. ठीक है, सो आपको याद रखना है विड्थ कितना है 2 नैनोमीटर्स, लेंथ कितना है 3.4 नैनोमीटर्स,
किसका, हेलिक्स का। ठीक है, और टेक्निक कौन सी यूज करी थी फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज करी थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर मैंने अभी दिखाया था, इनने अज्यूम किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने फाइनल दिया कि हाँ इसी तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये बात दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। Okay, so this is the way it goes. So if one is going upwards, the another strand, polynucleotide strand, has to come downwards, anti-parallel. Both the strands are anti-parallel. और हेलिक्स कौन सा है? So this is the helix, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एक टर्न कहा जाता है। अभी 3D डायग्राम तो है नहीं, आप 3D में देखोगे तो इट अपीयर्स लाइक अ स्पाइरल लेडर। जैसे स्पाइरल लेडर होती है ना, उस फॉर्म का पैटर्न दिखेगा। तो इसकी जो अपने साइज बोली, दिस इज 3.4 नैनोमीटर्स। ठीक है, और अगर मैं विड्थ की बात करता हूं, ये जो हेलिक्स है इसकी विड्थ की अगर मैं बात करता हूं, सो दैट इज 2 नैनोमीटर्स। दैट इज 2 नैनोमीटर्स। लेंथ कितना हो गया? लेंथ है 3.4 नैनोमीटर्स और विड्थ कितना है? 2 नैनोमीटर्स है। और नाइट्रोजन बेस पेयर्स की अगर बात करूं स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो यहां पे अगर अपन कंसिडर करें एक हेलिक्स में, सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स। देयर इज प्रेजेंस ऑफ 10 नाइट्रोजन बेस। I'm not talking about the whole DNA, मैं खाली एक हेलिक्स की बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स। तो 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स में कितना लेंथ हो गया है? सो लेंथ इज 3.4। तो जैसे कि अगर अपन लेते हैं, यहां पे एक नाइट्रोजन बेस है, यहां पे दूसरा नाइट्रोजन बेस है, ए टी जी सी अगर है, तो अगर 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स मिलकर बना रहे, लेंथ दे रहे 3.4 नैनोमीटर्स की, तो अगर 2 नाइट्रोजन बेस के बीच की अगर लेंथ ढूंढनी हो, डिस्टेंस ढूंढना हो, तो कितना होगा? सो दैट इज गोइंग टू बी लाइक 10 में 3.4 है, 3.4 डिवाइडेड बाई 10, so that is going to give me 0.34 nanometers. That is going to give me 0.34 nanometers. मतलब 2 नाइट्रोजन बेस के बीच की जो लेंथ आती है, डिस्टेंस आता है, दैट इज 0.34 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो तब जाके 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स हो गए, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 3.4 नैनोमीटर्स पूरे हेलिक्स की। ठीक है, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस पेयर्स। दैट इज 0.34 नैनोमीटर्स। इज इट क्लियर? आई रिपीट इट वंस अगेन। ये पूरा जो हेलिक्स है, टर्न है, पिच भी अपने नाम दे रखा है इसका, पिच, हेलिक्स या फिर टर्न। टर्न, उसकी अगर साइज की बात कर रहे हैं, दैट इज 3.4 नैनोमीटर्स। ठीक है, यहां से लेके यहां तक देयर आर 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स। ठीक है, तो अगर 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स है, तो नाइट्रोजन बेसिस कितने? तो नाइट्रोजन बेसिस 20 हो जाएगा। 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स, सो दैट मीन्स 20 नाइट्रोजन बेसिस। अगर 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स है, तो एक नाइट्रोजन बेस पेयर में 2 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं,
तो टोटल नाइट्रोजन बेसिस कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे. ठीक है, सिंपल एंड क्लियर. सो लेट्स मूव अहेड. सो दिस वाज गिवन बाय फ्रैंकलिन एंड विल्किंस. दिस इज अ राइट हैंडेड स्ट्रक्चर. ये जो स्ट्रक्चर अपना डीएनए को होता है, दिस इज द राइट हैंडेड स्ट्रक्चर. अब इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं. जो वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर देखें, तो जो स्ट्रक्चर है उसकी जो बैकबोन है, द बैकबोन ऑफ द स्ट्रक्चर इज द शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप. बैकबोन of the structure of the double helix structure is phosphate group and पेंटो शुगर. ये मेन चीज है जो क्या बना रहा है, उसका बैकबोन बना रहा है. फॉस्फेट ग्रुप, पेंटो शुगर्स, दे आर फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. ठीक है. दूसरी बात, इंपॉर्टेंट फीचर एक ये है कि जो नाइट्रोजन बेसिस है वो प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर. ठीक है, बीच में आते. सो द नाइट्रोजन बेसिस are projected towards the inner side of double helix structure. ठीक है, समझ में आया. सो नाइट्रोजन बेसिस जो आपने बनाए थे AGTC है, वो हमेशा कहां हो गए, वो स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ हो गए. दे आर गोइंग टू बी प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, तो दिस आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स. दूसरे फीचर्स देख लेते हैं. The double helix structure consists of two polynucleotide chain, double helix structure consists of two polynucleotide strands. ठीक है, and the strands are anti-parallel. जो बात मैंने आपको आगे दिखाई थी, the strands are anti-parallel to each other. इसका मतलब क्या हुआ, if one is 5' 5' to 3', ठीक है, so the another one is going to be from 3' to 5'. ठीक है, अगर एक 5' to 3' जा रही है तो दूसरी 3' to 5' की तरफ जाएगी. दोनों क्या होगी, दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होगी. ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस जो आपने दिखाए थे डीएनए के ऊपर, जितना ए होगा वितना ही क्या होगा, टी होगा, और जितना सी होगा वितना ही क्या होगा, जी होगा.
Okay. If the number of adenine is known, the number of adenine is known, तो आपको पता है अगर मैं बोलता हूं कि डीएनए के पास 10 एडेनिन है तो बट ऑब्वियसली हो गया एडेनिन किसके साथ पेयरिंग करता है, एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं 10 गुआनिन है तो गुआनिन किसके साथ पेयर करते हैं, साइटोसिन के साथ। तो अगर 10 एडेनिन में बोलता हूं तो बट ऑब्वियसली हो गया थाइमिन भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। और 10 गुआनिन में बोलता हूं तो साइटोसिन भी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। सो इफ द नंबर ऑफ एडेनिन और गुआनिन इज नोन, guanine is known, the number of thymine or cytosine can be determined, आप पता लगा सकते हो, बिकॉज जितने ए हो गए उतने ही टी हो गए, जितने सी हो गए उतने ही जी हो गए, ठीक है। सो दिस इज नोन एज दी कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, दिस इज नोन एज दी कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ए है तो टी भी होगा ही, और जी है तो सी भी होगा ही, जितने टी है उतने ए हो गए, जितने सी है उतने जी हो, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो है कि ये जो नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस आर लिंक्ड बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और आपको ये याद रखना है कि ए और टी के बीच में 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है एंड जी एंड सी के बीच में 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए और टी के बीच में 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है और जी और सी के बीच में 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है। अब जो वॉटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर दिया था, अगर उसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सी चीज स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको, सो लेट्स सी। स्टेबिलिटी ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, stability of डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक बात आपको याद रखना है, जो अपने नाइट्रोजन बेसिस की बात करी, जैसे कि एक नाइट्रोजन बेस है तो उसके ऊपर दूसरा नाइट्रोजन बेस स्टेज करा हुआ है, उसके ऊपर दूसरा नाइट्रोजन बेस है, उसके ऊपर दूसरा नाइट्रोजन बेस है, मतलब वो लैडर के जैसे पूरा सेटअप है। तो ये एक जो सेटअप है दैट इज वन ऑन ईच अदर, द नाइट्रोजन बेसिस आर प्लेस्ड वन ऑन ईच अदर, ये एक स्टेबिलिटी दे रहा है स्ट्रक्चर को। नाइट्रोजन बेस पेयर्स आर प्लेस्ड वन ऑन ईच अदर, या फिर यू कैन ऑल्सो टर्म इट एज द नाइट्रोजन बेस पेयर्स आर स्टैक्ड वन ऑन ईच अदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक आप रखोगे तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। दूसरी एक जो चीज है दैट इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो स्टेबिलिटी ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज because of the nitrogen base pairs, because of the nitrogen base pairs which are stacked or which are placed on each other, and second is presence of hydrogen bonds। ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को एक अच्छी सी स्टेबिलिटी दे रहा है, अच्छी सी स्टेबिलिटी दे रहा है, ठीक है।
अगर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बोले वॉटसन क्रिक के स्ट्रक्चर का, हॉलमार्क की अगर मैं बात करूं, हॉलमार्क ऑफ वॉटसन एंड क्रिक, तो उसका हॉलमार्क क्या है? हॉलमार्क ऑफ वॉटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर, तो हॉलमार्क है A binds with T and G binds with C. This is the hallmark. Okay, जितना A है उतना ही T होगा, जितना G है उतना ही C होगा. But this is derived by the work of, जो फाइंडिंग है, this is derived or this is described from the work of Chargaff, और it is based on the work of Chargaff में बोलूंगा, on the work of Chargaff. ठीक है? So जो हॉलमार्क है वॉटसन क्रिक के स्ट्रक्चर का, that is A pairs with T and G pairs with C, but it is based on the work of Chargaff. ठीक है? सिंपल एंड इजी. फ्रैंकलिन और वॉटसन एंड क्रिक, ये तीनों को दे रिसीव्ड द नोबेल प्राइज. They received for their work. They received the Nobel Prize in the year 1962. In the year 1962. So Watson Crick ने तो पूरा स्ट्रक्चर दे दिया था, but it was based on the work of Chargaff, Franklin and Wilkins. Okay, यहाँ पे it's Wilkins, it's not Chargaff. Okay, it is based on the work of Wilkins, Franklin and Chargaff, but Wilkins, Watson and Crick, they received the Nobel Prize in the year 1962. ठीक है? So this was the detailing about the structure of DNA. Now in the next lecture we would talk about a new topic and we'll talk about the detailing of that structure. ठीक है? तो जो भी बातें मैंने बोली है आज के लेक्चर में, make sure you're making the notes. ठीक है? If you have any doubts, drop me a message. Okay, we'll solve that doubt in the next lecture or I'll drop you a message solving the doubt. ठीक है? Okay, चलो, bye bye.